नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नोटबंदी के 34वें दिन भी कैश के लिए एक और आम। बैंकों में 3 दिन की छुट्टी से हुई जनता बेहाल। लोकल सर्किल के नए सर्वे में 36% लोगों ने नोटबंदी के फैसले को लागू करने पर उठाए सवाल। आम आदमी को हो रही परेशानी से हटा सरकार का फोकस। कालाधन खपाने वालों को पकड़ने पर लगाया जोर। 500 बैंकों की सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच। क्रेडिट डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म करने पर आरबीआई को ऐतराज। कहा बैंकों की माली हालत पर पड़ेगा बुरा असर। देश के 70% एटीएम नहीं है सुरक्षित। पुराने सॉफ्टवेयर के चलते हैकर्स चुरा सकते हैं आपके डेबिट कार्ड का डाटा। क्रूड में अचानक 5% उछाल से बाजार के बिगड़े सेंटीमेंट। सेंसेक्स 250 पॉइंट टूटा। टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर पद से भी सारस मिस्त्री की छुट्टी। कल टीसीएस से हटाने के लिए रखी गई है ईजीएम। और चेन्नई में तबाही लाया तूफान वर्दा। 7,000 से ज्यादा लोगों को हटाया गया। कई ट्रेनें रद्द, एयरपोर्ट बंद। नोटबंदी के बाद हो रही कैश की किल्लत को लेकर लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। कल तक जो लोग नोटबंदी के पक्ष में नजर आ रहे थे वो अब सरकार के फैसले और उसके तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर लोकल सर्किल नाम की संस्था ने एक सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक 3 हफ्ते पहले जो 51% लोग नोटबंदी लागू करने के तरीके से सहमत नजर आ रहे थे, उनमें से सिर्फ 39% लोग ही फैसले के तरीके से सहमत है। लोकल सर्किल के इसी सर्वे में 3 हफ्ते पहले केवल 25% लोगों ने कहा था कि लागू करने का तरीका खराब है, लेकिन बैंक और एटीएम की हालत के कारण लोग सरकार से अब खफा नजर आ रहे हैं। नोटबंदी कालेधन वालों पर कितनी भारी पड़ी है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मेहनत से पाई जोड़ने वाले लोग इससे बेहाल हो गए। अपना ही पैसा लोग बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं। काम धंधा छोड़कर लोग एटीएम की लंबी लाइनों में लगे हैं। बैंकों में 3 दिन की छुट्टी ने मारामारी को और बढ़ा दिया है। ज्यादातर एटीएम्स में भी कैश का सूखा है। जिसमें कैश है वहां लंबी कतारें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 4 तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह से एटीएम के बाहर कैश निकालने के लिए लोग परेशान हैं। देश के 4 बड़े शहरों से आइए आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज का रियलिटी चेक। 3-4 बैंक भी चेक किया। फिर आपको छुट्टी होना नहीं चाहिए 3 दिन, एटलीस्ट सैटरडे तो लोग को चालू रखना चाहिए था सरकार को। तो सरकार का ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तकलीफ तो हमको होती है कि पूरा 8 बजे से एटीएम में कुरला से आया तो एक जगह भी नहीं मिला। अभी तक इधर आया तो ये मिला। अच्छा होता, चालू रखना चाहिए ना। चालू रखेगा जब इतना भीड़ नहीं होता था। सब ICICI, HDFC, इंटेलिजेंट सब बैंक में जाके अभी इधर आया। 3 दिन बैंक बंद होने में सिंपल सी बात है कि जो ट्रांजैक्शन थी वो तो सब स्लो हो ही गई है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैश क्रंच जो बना हुआ है। वो तो हमेशा अभी लगता नहीं है कि ये 6 महीने तक भी ऐसा कैश क्रंच सुधरने वाला है। हम लोग गारमेंट लाइन में आए तो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे वैसे लेने होते हैं, तो सैटरडे बंद था तो मोस्टली पैसे नहीं ले पाए। कंपनी को पेमेंट भेजनी होती है। अब कहने का मतलब है कि आज मंडे है, मंडे को पेमेंट डालनी थी, मंडे भी गया, तो अब कल से स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होती है। नोटबंदी का वो सरकार ने किया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो बैंक कर्मचारी हैं, मैनेजर वगैरह हैं, ये पतीला लगाने पे लगे हुए हैं। जो पैसा आम पब्लिक को मिलना चाहिए था वो ब्लैकियों को आप पीछे के द्वार से दे रहे हैं। पैसे का तो फ्लो चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे का फ्लो नहीं चलेगा तो बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं कि स्टूडेंट्स जो घर से बाहर रह रहे हैं उनको पैसे की थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। पैसा नहीं है, अब निकालने के कितने प्रॉब्लम हो रही है। क्या आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है। दिक्कतें तो हो रही सर। बीमार है, यानी डॉक्टर के पास जाना है, मगर पैसे नहीं, इसलिए लाइन में खड़े। 15 एटीएम घूम के पूरे बंद है। ये सही कदम नहीं है। एक तो नोटबंदी, और दवाखाने में मैं अभी दवाखाने में आया, लता मंगेशकर दवाखाने में, दवाखाना किया, दवाई के लिए पैसे नहीं, सब एटीएम घूम रहा, एटीएम बंद। एक तो एटीएम भी बंद, तुम्हारी बैंक भी बंद। क्या है तुम्हारा तरीका, क्या है उसके वजह का? 6-7 एटीएम घूम चुके हैं। बहुत बुरी हाल है, बहुत परेशान है जनता। जो ये एटीएम वगैरह भी बंद हो जाएं और ऐसे अगर बैंक भी बंद रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी घर चलाने के लिए। लेडीज को भी और जेंट्स को भी, सबको प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे बैंक की छुट्टी हो रही है, उससे जो प्रॉब्लम है और ज्यादा क्रिएट हो रही है।
नोटबंदी के 34वें दिन भी लोग कैश की कमी से परेशान रहे। बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही। प्रधानमंत्री ने देश से 50 दिन मांगे थे, 34 दिन गुजर चुके हैं। इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, अगले 15 दिन में सरकार का आखिर जनता को राहत देने का क्या प्लान है, या कोई प्लान है भी या नहीं? लोगों को राहत पहुंचाने का अब जो आगे का प्लान है वो पिछले 4 हफ्ते के प्लान से काफी हद तक अलग हो चुका है। पहले 2 हफ्ते में हमने देखा कि सरकार का पूरा फोकस इस बात पर था कि एटीएम में ज्यादा से ज्यादा नोट कैसे भरे जाएं, एटीएम को नई व्यवस्था के तहत कैसे ढाला जाए, उसके सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट किया जाए, बैंकों में नकदी ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाई जाए। अब सरकार को लगता है कि ये जो व्यवस्था सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी वो काफी हद तक व्यवस्था बन चुकी है। अब इसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब ले दे के एक मामला बचता है, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा नोटों की छपाई कैसे की जाए और फिर इसके लिए 500 के नोट ज्यादा से ज्यादा कैसे छापे जाएं। इसके लिए करीब 20,000 टन नोट के पेपर इंपोर्ट करने का फैसला सरकार लेने वाली है। करीब 7 से 8 कंपनियों से बातचीत चल रही है ताकि 500 के नोट ज्यादा छापे जा सके, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों में जो नकदी की जरूरत है वो कम से कम हो सके। इसके समानांतर या फिर कहें कि सरकार का फोकस अब शिफ्ट होता हुआ यहां दिख रहा है कि जो इस नोटबंदी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, गड़बड़ी करके काले धन को सफेद करने में जुटे हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए। कैश की किल्लत खत्म हो, इस पर अब सरकार का फोकस कम दिख रहा है। काला धन खपाने वालों को पकड़ने पर सरकार का पूरा जोर है। दिल्ली से लेकर चेन्नई, मुंबई से जयपुर तक हर जगह छापे पड़ रहे हैं और छापे गुलाबी नोटों की गड्डियां ही निकलकर यहां सामने आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक अब तक 242 करोड़ रुपए का काला धन नए 2,000 रुपए के नोटों में मिला है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने। लक्ष्मण, अचानक से ब्लैक मनी पर एक्शन तेज हो गया है, तो सरकार इससे क्या संदेश देना चाहती है? हम जो बात कर रहे थे आपसे कि एक तरफ तो दिक्कतें हैं लोगों को, लेकिन अब दूसरी तरफ सरकार का एक्शन या उसका फोकस शिफ्ट हो रहा है। इसके लिए सरकार ने बेहद ही एक कह सकते हैं 360 डिग्री पूरी योजना बनाई है। पहले तो ये देखें किन किन बैंकों में ज्यादा से ज्यादा नोट बदले गए, या फिर पुराने नोट ज्यादा जमा हुए हैं, या फिर नए नोट किन बैंकों में ज्यादा निकले हैं। इन बैंकों की पहचान की जा रही है और फिर जिन जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में नोट लिए हैं या फिर कोई ऐसे संदेहास्पद ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी पहचान की जा रही है। और इसी पहचान का सबूत है कि आपने देखा कि एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों को पकड़ा गया, वहां एक बड़ा मामला सामने आया। साथ ही साथ जो काला धन को सफेद करने वाले लोग हैं या फिर कह सकते हैं जो हवाला रैकेट में शामिल लोग हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उनकी धरपकड़ शुरू की गई है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में नए नोट पकड़े जा रहे हैं। और अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 500 बैंकों के ब्रांच जो हैं, बैंकों के 500 ब्रांच के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उनकी जानकारी जुटाई गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है वित्त मंत्रालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को। अब इस रिपोर्ट के आधार पर उन दोषी कर्मचारी जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि एक सीधा सा मैसेज दिया जा सके कि इस बार अब अगर कोई गलती करता हुआ पकड़ा जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा। तो अब कुल मिलाकर लोगों को राहत पहुंचाने से ज्यादा सरकार का फोकस इस बात पर हो गया है कि हवाला कारोबारी, काला धन कुबेरों पर शिकंजा कैसे कसा जाए ताकि आगे चलकर फिर नए नोटों का काला धन का अंबार जमा ना हो सके। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन फीस को लेकर सरकार और आरबीआई में मतभेद हो गए हैं। आरबीआई ने सरकार के ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म करने या उसे कम करने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। आरबीआई की दलील है कि इससे बैंकों की फाइनेंशियल सेहत पर पूरा असर पड़ेगा। इधर बड़े बैंक ने भी ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर आपत्ति जताई है। इस पूरी खबर को और समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, नोटबंदी के बाद सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस को लेकर पेच फंस रहा है। आपने बड़े बैंकों से बात भी की है, क्या कहना है उनका? बैंक्स का यह कहना है कि कहीं ना कहीं से तो कॉस्ट रिकवर करनी होगी और आरबीआई का भी यही मानना है, क्योंकि ये जो पीओएस मशीन लगाई जाती है जिसपे आप कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, उस मशीन की कॉस्ट होती है, हार्डवेयर की कॉस्ट होती है, उसके अलावा उसको मैनेज करने की मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है और साथ ही साथ इस पूरे ट्रांजैक्शन के पीछे और भी ऑपरेशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एम्प्लॉइज होते हैं जो इसकी देखरेख वगैरह करते हैं, तो इस सारी कॉस्ट की रिकवरी कहीं ना कहीं से करनी होगी। इसलिए बैंक्स का यह मानना है कि अगर इन ट्रांजैक्शंस को हमेशा के लिए फ्री करना है तो फिर सरकार को कोई फंड बना करके कहीं से कोई सब्सिडी वगैरह देनी होगी, जिससे कि फिर बैंक इस लागत को लोगों से रिकवर ना करें।
फिलहाल बैंक कुछ दुकानदारों से रिकवर करते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट के जरिए कस्टमर से रिकवर किया जाता है। जहां तक फंड बनाने का सवाल है, हाल ही में नाबार्ड ने एक फंड बनाया है और वो 1 लाख छोटे गांवों में 2 पीओएस मशीनें लगा रहे हैं, यानी कुल 2 लाख मशीनें लगेंगी और नाबार्ड ने इसके लिए हर एक मशीन पर 11 से 12,000 रुपए का एलोकेशन किया है। तो इसी अनुपात में कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए शायद एक ऐसा फंड बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। पहले भी बैंक्स, आरबीआई, आईबीए इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ यहां से दिखाई नहीं दिया। आरबीआई का यह भी कहना है कि जो कॉस्ट आती है वो क्रेडिट कार्ड पे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर डेबिट कार्ड पे कॉस्ट कम होनी चाहिए। आरबीआई का खास जोर इस बात पे है कि डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को बैंक्स जल्दी से जल्दी फ्री करें और इन पर पैसे लेने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज लेने बंद करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल कर पाएं। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। माफ कीजिए प्रदीप, इस जानकारी के लिए। तो बैंकों को यहां पर भारी पड़ रही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर हटा दी जाती है। असंगठित क्षेत्र या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब उनका कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी सैलरी चेक या दूसरे कैशलेस तरीके से देगी। श्रम मंत्रालय ने यह कदम कम आय वाले कर्मचारियों को सरकार की कैशलेस मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए उठाया है। नोटबंदी के बाद सरकार लगातार कैशलेस व्यवस्था पर जोर देते हुए रोजाना नए कदम उठाने में लगी है। ताजा कदम के तहत श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने जा रहा है। मजदूरों को उनका जायज वेतन समय पर मिले और वो कैशलेस मुहिम में शामिल हो सके, इसके लिए श्रम मंत्रालय मौजूदा वेतन अधिनियम में बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक मजदूरों को वेतन चेक या बैंक अकाउंट के जरिए ही मिलेगा। सरकार की इस कोशिश का इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। जो मैल प्रैक्टिसेस थी सिस्टम में वो अधिकतर निकल जाएंगी। कई जगह देखा जाता है कि पूरे बेनिफिट्स वर्कर्स को नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो या रकम की जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो अधिकतर स्ट्रीमलाइन होने से ओवरऑल सिस्टम में तो इम्प्रूवमेंट आएगा, बट देयर विल बी इंक्रीज इन कॉस्ट विद द फैक्ट्रीज हैव टू पे। सरकार के मुताबिक श्रमिकों को नकद में वेतन दिए जाने से भ्रष्टाचार को बल मिलता है और मजदूर सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन हासिल नहीं कर पाते। ऐसे वर्कर जिनकी आय 18,000 रुपए महीने तक है, वो इस नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के हकदार होंगे। इस कदम का फायदा रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट सेक्टर, मिल्स और खदानों समेत दूसरे सेक्टर्स में ठेके पर काम कर रहे मजदूरों को सबसे ज्यादा होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज आधी रात से पेट्रोल डीजल अगर डीजल पेमेंट के जरिए खरीदेंगे, मतलब डिजिटल पेमेंट के जरिए खरीदेंगे तो 0.75 यानी कि करीब 1% या 3/4% तक डिस्काउंट पर मिलेगा। कंट्रोल डीजल पर डिस्काउंट का फैसला आज आधी रात से लागू होगा। और आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर है हैकर्स की नजर। एटीएम पर सीएनबीसी आवाज की बड़ी पड़ताल इस ब्रेक में। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत बेहद खराब रही। इस हफ्ते ब्याज दरों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बाजार में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। बाजार की शुरुआत आज हल्की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद गिरावट और बढ़ गई और निफ्टी 8,200 के नीचे फिसल गया। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 232 और निफ्टी में 91 पॉइंट की तेज गिरावट रही। बैंक शेयरों में बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव रहा। एफएमसीजी, मेटल, एमएनसी शेयरों की भी पिटाई हुई। कच्चे तेल में तेजी के कारण ओएमसी पर दबाव दिखा, लेकिन तेल उत्पादक और ऑफशोर कंपनियों में आज तेजी रही। ओपेक के बाद अब गैर ओपेक देश भी कच्चे तेल का उत्पादन घटाने पर सहमत हो गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड का दाम पिछले 1.5 साल की ऊंचाई पर चला गया है। दिन के कारोबार में ब्रेंट $58 के करीब पहुंच गया था, लेकिन ऊपरी स्तर पर बिकवाली बढ़ने से कीमतों पर दबाव दिखा है। इसके बावजूद कीमतें 4% ऊपर बनी हुई हैं। नाइमेक्स क्रूड ने भी करीब 5% की बढ़त दिख रही है। साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्रीज के बोर्ड से हटा दिया गया है। आज हुई टाटा इंडस्ट्रीज की ईजीएम में शेयरधारकों ने साइरस को हटाने के पक्ष में वोट किया। इतना ही नहीं, कल टीसीएस की भी ईजीएम बुलाई गई है। इसमें भी साइरस को हटाने का फैसला लिया जाएगा। टाटा सन्स में टीसीएस की हिस्सेदारी 73% की है। ऐसे में अगर साइरस को हटा दिया जाता है तो उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि साइरस को लेकर एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज मिलकर वोटिंग करेंगे। ऐसे में दोनों ही पक्ष लॉबिंग में जुटे हैं।
टाटा ग्रुप के विवाद में बयानबाजी का दौर जारी है। नुस्ली वाडिया ने टाटा स्टील के शेयरधारकों के लिए बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने रतन टाटा पर निशाना साधते हुए कहा कि शेयरधारकों को टाटा ने 35,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वाडिया ने भी ये कहा कि उन्होंने रतन टाटा के बोरीवली में जमीन खरीदने, ओडिशा में SEZ बनाने और कोरस खरीदने जैसे फैसलों पर ऐतराज जताया था। टाटा मोटर्स में बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स के 5 करोड़ शेयर खरीदने के लिए ब्लॉक डील करेगी। सूत्रों का कहना है कि कंपनी अज्ञात खरीदार के लिए टाटा मोटर्स के करीब 1.73% शेयर 499 रुपये 80 पैसे के भाव पर खरीदेगी। शेयर खरीद का भाव आज के बंद भाव से 10% ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि इस हिस्सेदारी को टाटा सन्स खरीद सकता है। और चेन्नई में तबाही लाया तूफान वर्दा। पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि हैकर्स की नजर सिर्फ ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं है, बल्कि आपके डेबिट कार्ड पर भी है। जी हां, और ये करना बहुत आसान है, क्योंकि भारत में लाखों ATM मशीनों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं किया गया है। कैसे हो सकती है ATM की हैकिंग, पता करके बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। पैसे निकालने के लिए ATM के सामने लगे इन लोगों को अब सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि ATM में कैश है या नहीं, बल्कि इस बात की भी कि क्या बैंक में रखा उनका पैसा सुरक्षित है। इस बात की पूरी संभावना है कि ATM को हैक कर आपके डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी ली जा सके। जिस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर देश के ATM काम करते हैं, वो 2 साल पहले ही आउटडेटेड हो चुका है और अधिकतर बैंकों ने इसे अपग्रेड नहीं किया है। देश भर के 70% से ज्यादा ATM माइक्रोसॉफ्ट XP पर चलते हैं, जिसके सिक्योरिटी अपडेट देना कंपनी ने 2014 में ही बंद कर दिया था। इसका मतलब ये है कि हैकर्स के लिए इन ATM से जानकारी चुराना बेहद आसान है। ATMs पे विंडोज XP का इस्तेमाल इसे इतना रिस्की क्यों बनाता है, यही समझने के लिए हम लुजिगियस के वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग राहुल त्यागी के पास हैं। राहुल, थोड़ा समझाएंगे कि कैसे विंडोज XP इतना रिस्की बना देता है इसे। ओके, सो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर है जो कि एक हैकर का कंप्यूटर है और ये विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब भी आप कोई इसी ATM को देखते हैं तो ATM एक बड़ा डब्बा नहीं होता, उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास और एक कंसोल होता है जिसे बोलते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये हैकर्स का बड़ा पसंदीदा एप्लीकेशन होता है जो बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है प्रोफेशनल हैकर्स के द्वारा। तो उसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, एक एक्सप्लॉइट ढूंढूंगा। अब एक्सप्लॉइट क्या होती है, ये एक चाबी होती है जो कि एक कोड होता है जिसकी मदद से आप किसी कमी को ट्रिगर कर सकते हो। यहाँ पे हमने विंडोज XP मशीन का पूरा कंट्रोल अपने हैकर्स लैपटॉप के ऊपर ले लिया है और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम अब अगर एक हैकर XP ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो उसके साथ वो क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दें, जैसे यहाँ पे है आप कोई भी चीज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके वहां पे कौन सा डेटा पड़ा है, आप डिलीट कर सकते हैं आप डेटा, आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर उस कंप्यूटर में आपका कैमरा लगा हुआ है तो कोई भी रिमोटली आपका कैमरा देख सकता है। आपके द्वारा जो भी की दबाई गई है वो भी आपका रिमोटली किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर के ऊपर यूज किया जा रहा है तो ATM के अंदर मैं यहाँ से उसको शट डाउन भी कर सकता हूँ। सपोज ये एक ATM है, तो हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बंद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मैंने एंटर किया, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे वो मशीन बंद हो गया है। तो जब हम डेटा की बात कर रहे थे, हम डेटा कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे C ड्राइव के अंदर मेरा ATM नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है। तो इस ATM नाम के फोल्डर के अंदर में भी कोई क्रिटिकल डिटेल हो सकती है या कोई और चीज हो सकती है उसकी हार्ड ड्राइव के अंदर, ATM के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोशिश करूंगा यहाँ पे आने की कोशिश, C ड्राइव के अंदर वही डेटा मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं DIR करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही ATM.txt फाइल और वही फाइलें हमारे पास आ चुकी है। हाँ, इस साल देश में सुरक्षा में चूक की खबरों के बाद 32 लाख डेबिट कार्ड खतरे में पड़ गए थे। तब कुछ बैंकों ने कार्ड बदले तो कुछ ने पिन बदलवाए। हालांकि ATM हैकिंग दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन भारत में चिंता और ज्यादा है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर ATM अब भी अपग्रेड होने बाकी हैं। रोहन सिंह, दिल्ली।
वाकई बहुत बड़ा खतरा है कि देश के 70% एटीएम्स अब भी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं, जिस पर सिक्योरिटी अपडेट अब नहीं आते हैं। नोटबंदी की परेशानी झेल रहे लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। हैकर्स के ग्रुप ने चेतावनी दी कि भारत का बैंकिंग सिस्टम आसानी से हैक किया जा सकता है। यही नहीं, ग्रुप ने दावा किया है कि वो जल्दी ही भारत सरकार की वेबसाइट हैक करके दिखाएगा। इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये वही ग्रुप है जिसने विजय माल्या, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल हैक किए थे। लीजन क्रू कहलाने वाले इस ग्रुप के एक मेंबर ने आज वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने ये चेतावनी दी है। ग्रुप का दावा है कि उन्होंने दुनिया भर में करीब 50,000 सर्वर हैक किए हैं, जिसमें कई कंपनियों की जानकारियां शामिल हैं। तमिलनाडु में चक्रवात वर्दा की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। कई जगहों पर पानी भर गया है, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली चली गई है। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर काफी बुरा असर पड़ा है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव में लगे हुए हैं। निचले इलाकों के लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन वर्दा धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा है। वर्दा तूफान के चलते आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में करीब 9,400 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। यहां भी वर्दा तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। हमारा जो एनडीआरएफ फोर्स है वो अभी पर्याप्त रूप से सब वहां पे खड़ा है और जमीन पर सब काम कर रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो और पहुंचा दिया जाएगा। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का वैसे भी उनका अपना जो राज्य का स्टेट डिजास्टर फोर्स काफी एक्टिव है, और हमारे फोर्सेस साथ में मिले हुए हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने का संभावना है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।